बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अध्याय 10 का ही अपना टॉपिक चल रहा है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में हमारी दो चीज़ों का निर्माण हुआ था, एक एटीपी का और NADPH का, ठीक है। और उन सब चीज़ों का उनका यहाँ पर क्या होगा, इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। यानी एटीपी के अणुओं का भी यहाँ पे यूज होगा और जो NADPH है उसका भी यहाँ पर यूज होगा। किस काम में यूज होगा उसका? कार्बन के अपचयन में, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में उसका यूज होगा। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा तभी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। क्योंकि हमने पिछले स्टेप में क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ही क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो एटीपी के अणुओं का जो निर्माण हुआ है प्रकाशिक अभिक्रिया में और NADPH का जो निर्माण हुआ है उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयोग होगा। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा, उपयोग होगा। तो इस अभिक्रिया को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और केल्विन साइकिल बोलते हैं इसको हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, इसके जो मार्ग की खोज की थी कि पूरा सिस्टम किस तरीके से होता है, उसकी खोज की थी केल्विन और उसके साथियों ने, बेंसन, केल्विन बेंसन और उसके साथियों ने किया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया हमने केल्विन साइकिल। अच्छा, तीसरी बात, इसको C3 साइकिल हम क्यों कहते हैं? C3 साइकिल का एक रीजन है जो अभी हमारे आगे स्टेप में आएगा। C3 साइकिल का मतलब यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। तो ऐसे यौगिक का निर्माण होता है, यानी पहला उत्पाद जो होगा वो कौन सा होगा, C3 वाला होगा, यानी कि जिसमें कार्बन के कितने अणु होंगे, 3 अणु होंगे। तो प्रथम उत्पाद, इस अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद होगा 3 कार्बन वाला, इसलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल। अब हमारी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में हम पहले भी पूर्व में पढ़ चुके हैं, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कार्बन का स्थिरीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर आया। अब हमारी जो केल्विन साइकिल है, इसके जो पूरा जो चक्र है इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। 3 पार्ट्स हमने इसके कर दिए। पहला है कार्बोक्सिलीकरण, यानी पहले स्टेप में कौन सी क्रिया होगी, कार्बोक्सिलीकरण की होगी। दूसरे स्टेप में क्रिया होगी हमारी अपचयन वाली, रिडक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। और तीसरी जो स्टेप है इसका है वो है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन जो है हमारा यहाँ, इसका मतलब वहाँ पर पुनः उन्हीं अणुओं का निर्माण होना, इसका मतलब क्या कहेंगे हम इसको, पुनरुत्पादन। तो ये 3 स्टेप में हमारी जो केल्विन साइकिल है वो कंप्लीट होगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन का जो स्थिरीकरण होता है सिर्फ C3 साइकिल के माध्यम से ही नहीं होता। कुछ पौधे जो हैं उनमें C4 साइकिल भी चलता है, यानी पहला उत्पाद वहाँ पर कैसा होता है, 4 कार्बन वाला भी होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, मांसल पौधे, जिनमें कार्बन का स्थिरीकरण में पहला उत्पाद होता है हमारा C4, यानी कि 4 कार्बन वाला, उसे हम बोलते हैं C4 साइकिल। हैच एंड स्लैक चक्र भी उसको बोला जाता है। और एक और विधि है इसकी हमारी कार्बन के स्थिरीकरण की, जिसे बोलते हैं हम कैम साइकिल। उसे क्या बोलेंगे, कैम। तो पहला हो गया हमारा C3 साइकिल, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा C4 साइकिल और तीसरा हो गया कैम, क्रेसुलियन अम्ल उपापचय चक्र भी बोला जाता है। तो ये 3 तरह से हमारा कार्बन का स्थिरीकरण होता है, जिसमें से हम आज कौन सा पढ़ रहे हैं, C3 साइकिल पढ़ रहे हैं, यानी जिसकी खोज किसने करी थी, केल्विन और बेंसन ने की थी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पहले स्टेप पर। सबसे पहले हमारा आ रहा है कौन सा स्टेप, कार्बोक्सिलीकरण का। कौन सा स्टेप आ रहा है, कार्बोक्सिलीकरण का। अब कार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु यहाँ पर क्या आएंगे, यू जाएंगे। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के को लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा, उसके लिए सबसे पहला उत्पाद जो हमारा पहला कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाली जो यौगिक है उसका नाम है राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RUBP। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, RUBP, ठीक है। तो राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला यौगिक है। तो लेकिन राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कहाँ से आया, वो आया हमारा यहाँ से। राइबोलोज 5-फॉस्फेट के जो 6 अणु लिए हमने, राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 6 अणु कहाँ पर मौजूद हैं,
अच्छा, ये एप्रिकासी अभिक्रिया कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में। कहाँ पर हो रही है? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा के अंदर ही ये रिएक्शन होंगे। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जहाँ मौजूद होता है स्ट्रोमा में, वो क्या करेगा? एटीपी को ग्रहण करेगा, एटीपी से जुड़ेगा वो, और एटीपी के 6 अणु यहाँ पर इससे जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे? राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। ठीक है, यानी एक फॉस्फेट का अणु और जुड़ गया। यहाँ पर ओनली एक फॉस्फेट था और यहाँ पर कैसे हो गए? 2 फॉस्फेट के अणु हो गए। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट का किस में बदलाव हो गया? राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में। ठीक है, और 6 अणु हमें यहाँ पर किसके मिल गए? एडीपी के, यानी एटीपी टूट करके किस में बदल गया? एडीपी में बदल गया। तो 6 अणु हमने किसके लिए? राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। और इसको हम देख सकते हैं, ये 5 कार्बन शर्करा है, 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, और एक यहाँ पर क्या है? फॉस्फेट का अणु है। तो इस तरह से ये 5 कार्बन वाली एक शर्करा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और इससे 5 कार्बन वाली शर्करा का ही निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ फॉस्फेट के अणु कितने हैं? 2 हैं, वाई का मतलब 2। ठीक है, क्योंकि राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सकता है, ये इसको ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही जो यौगिक है वो कौन सा है? RuBP। तो अब हमारी रिएक्शन यहाँ पर कार्बोक्सिलीकरण की स्टार्ट हो जाएगी। राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के 6 अणु किससे मिलेंगे? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, और साथ में हमारे जल के 6 अणु यहाँ पर काम आते हैं, और ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 3PGA। PGA भी हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला उत्पाद है वो कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। हमें दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, C 3 कार्बन वाला पहला उत्पाद है, और इसीलिए हम इस साइकिल को बोलते हैं C3 साइकिल। तो कैल्विन साइकिल का जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो क्या है? प्रथम उत्पाद है। ये हमें याद रखना है। इस साइकिल का फर्स्ट उत्पाद कौन सा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और इसे हम कहते हैं 3PGA। यहाँ हम देख रहे हैं 3 कार्बन वाला है, तो इस तरह से 3 कार्बन वाले होने की वजह से यहाँ पर कितने अणु बन गए? इसके 12 अणुओं का निर्माण हो गया। 6 अणु हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के थे, 6 अणु हमारे राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के थे। ये दोनों मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? 12 अणु फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के बना लिए। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। तो हमारा कार्बोक्सिलीकरण, अभी हमारा आगे एक पॉइंट और आएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब यहाँ पर हमारा एक एंजाइम काम आया, जब राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट और 6 अणु CO2 के मिलने के टाइम पर यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा। उस एंजाइम की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया होगी, और इस एंजाइम का नाम है हमारा क्या? RuBP कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है इसका? इस जगह पर जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बन रहा था, तो यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करेगा, फॉस्फोपेंटोकाइनेज। ये सारे एंजाइमों के नाम मैंने इधर लिख दिए हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा आपस में मिक्स हो जाता है, इसलिए सारा यहाँ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से अब हमारा क्या बन रहा है? अगला हम देख रहे हैं एटीपी के 12 अणु यहाँ पर काम आ रहे हैं वापस में। कौन से 12 अणु एटीपी के? जो हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी का निर्माण हुआ था, वो एटीपी यहाँ पर यूज में आ रही है। उसके 12 अणुओं का यहाँ पर क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है, और उससे क्या बन रहे हैं? एटीपी के 12 अणुओं से इसमें मिक्स होकर के क्या बन गया? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया। तो ठीक है, और 12 एटीपी से के साथ में हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 12 एडीपी, क्योंकि ये टूट गया और टूट करके किस में चेंज हो गया? एडीपी में, और इसके फॉस्फेट अणु इससे जुड़ गए, और जुड़ करके क्या बन गया? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है, कितने अणुओं का निर्माण हुआ? यहाँ पर 12 अणुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो 12 अणु हैं हमारे, यहाँ पर इनका निर्माण हो गया, और हम देख रहे हैं यहाँ पर फॉस्फेट के अणु 2 हैं, 1 और 3 वाले पार्ट पर, पहले पार्ट पर, और थर्ड कार्बन पर C दिखाई दे रहे हैं हमको 12 अणु। और ये कौन सा एंजाइम यहाँ पर काम करेगा? फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। इस जगह पर हमारा एंजाइम है, कौन सा काम कर रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप आएगा। तो यहाँ हमारी कार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया है वो कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। कार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया कैसी हो गई? कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप आता है अपचयन वाला, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन वाली जगह पर हमारा जो फेज सेकंड है वो स्टार्ट हो गई है। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अगले स्टेप में NADPH जो होता है हमारे कहाँ पर? प्रकाशिक अभिक्रिया में बनाए। कौन सी चीज़? NADPH। ये NADPH के जो 12 अणु हैं वो यहाँ पर काम आते हैं, और किसका अपचयन कर देते हैं? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन कर देते हैं, और अपचयन करके क्या बनाते हैं?
3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? 12 अणु बन जाएंगे यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। और यहाँ हमारा जो एंजाइम है वो काम आता है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। चौथा एंजाइम हमारा कौन सा आ गया? ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ काम आएगा। और ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन हो जाएगा किसकी उपस्थिति में? NADPH की उपस्थिति में, जो कहाँ बने थे? हमारे प्रकाशीय अभिक्रिया में। और किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3PGAL भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P भी लिख सकते हैं। तो हमें दोनों नाम हमें याद रखने हैं। ये भी हमारा 3 कार्बन वाला ही यौगिक है, और लेकिन इस यहाँ पर हमारा इसका क्या हो गया? बस अपचयन हो गया है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या हो गया? अपचयन हो गया है। ठीक है। अब यहाँ जब 12 अणुओं का इनका निर्माण हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, कितने अणुओं का? 12 अणुओं का। तो यहाँ हमारे जो अगला स्टेप है कौन सा? कंप्लीट हो गया अपचयन वाला। ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप आएगा कौन सा? रीजनरेशन यानी पुनरुत्पादन वाला। लेकिन रीजनरेशन वाली स्टेप पे पहुँचने से पहले मैं एक आगे वाला स्टेप बताना चाह रही हूँ कि जो ये 12 अणु बने हैं यहाँ पर 3PGAL के, इनमें से सिर्फ 2 अणुओं का निर्माण, 2 अणु क्या बनाते हैं? इनमें से सिर्फ 2 अणु काम में आते हैं, और उनसे क्या बन जाता है? ग्लूकोज के 1 अणु का निर्माण हो जाता है, जो बाद में किस में बदल जाएगा? सुक्रोज में बदल जाएगा। ठीक है। तो 12 अणुओं में से कितने अणु यहाँ काम आ गए? 2 अणु इसके काम आ गए, और बाकी के कितने बच गए? इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 10 अणु वापस बच गए अभी हमारे पास में। और 2 अणुओं से क्या बन गया? ग्लूकोज का 1 अणु का निर्माण हुआ, जो कि बाद में किस में चेंज हो जाते हैं? सुक्रोज यानी शर्करा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये तो यहाँ तक रिडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, और रिडक्शन के बाद में शर्करा का निर्माण तैयार हुआ, यानी CO2 का अपचयन होकर के किसका निर्माण हो गया? शर्करा का निर्माण हो गया। लेकिन बाकी के 10 अणुओं का क्या काम होगा? ये बाकी के जो 10 अणु हैं, इनसे क्या बनेंगे? ये 6 अणु हमारे राइबोलोज 5-फॉस्फेट के निर्माण के होंगे, क्योंकि ये 6 अणु कहाँ से काम आएंगे? वापस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के काम आएंगे। तो जब हमारे यहाँ ये काम आ गए इस वाले के इसके अपचयन में, तो ये खत्म हो गए। लेकिन ये खत्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर इनका रीजनरेशन हो जाता है। ये 6 अणु हमारे वापस से निर्माण होने का काम हो जाता है। तो इसी साइकिल से ही इनका निर्माण होता रहता है, और ये काम में आते रहते हैं। तो इन 10 अणुओं से किसका निर्माण होगा? राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 6 अणुओं का निर्माण होगा, यानी ये फिर से उनकी उत्पत्ति होगी, और इसीलिए इसका स्टेप का नाम है पुनरुत्पादन, रीजनरेशन। अब कैसे उत्पत्ति होगी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो 10 हमारे अणु हैं, उनमें से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने कितने अणु लिए? इसके 4 मैंने यहाँ पे लिखा है इसका शॉर्ट नाम, ये वाला। यानी हमने इसके 4 अणु ले लिए। इसके 10 में से कितने अणु ले लिए? 4 अणु ले लिए, और 4 अणु किस में बदल गए? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाते हैं इस एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके 4 अणु यानी 3PGAL के या G3P के 4 अणु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाते हैं। यहाँ जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब इसके 4 अणु, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। कितने अणु बन गए यहाँ पे? 4। 10 में से कितने यूज में आ रहे हैं अभी? हमारे 4 यूज में आ रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जो हमारे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 4 अणुओं का निर्माण हुआ, उसमें से ओनली 2 अभी यहीं शेष रहेंगे। उनमें से ओनली 2 अणु हमारे इसके 2 अणुओं से मैच करते हैं। इसके जो 2 अणु हैं, अभी तो हमारे 4 अणु का तो क्या बन गया? DHAP। और अब यहाँ पर कितने रह गए? 6 बच गए। 6 में से 2 अणु हमने फिर से ले लिए G3P के, और 2 अणु इसके मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। 6ठे नंबर पे हमारा जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा काम आएगा? एल्डोलेज। यानी यहाँ एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु DHAP के और 2 अणु G3P के मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 2 अणु हमारे यहाँ पर जब बनके तैयार हो गए, हम देख रहे हैं 6 कार्बन वाली शर्करा है। तो 3 कार्बन वाली ये शर्करा है, 3 कार्बन वाली हमारी 3 कार्बन वाला अणु हमारा ये है DHAP, 3 कार्बन वाला ही हमारा ये है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? 6 कार्बन वाला एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। दोनों तरफ फॉस्फेट अणु हैं, इसलिए 1 नंबर पर 1 कार्बन पर और 6 कार्बन पर, इसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब हम आगे वाले स्टेप में देख रहे हैं
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के साथ में 2 जल के अणु मिलते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और साथ में क्या बनता है, फॉस्फोरिक अम्ल बनता है। जल के अणु, इसके जो फॉस्फेट अणु हैं निकल गए हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल बनाते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर निर्माण हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से। कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, फॉस्फेटेज। किस एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। कोई 2 अणु हैं, ये भी हमारी 6 कार्बन वाली श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 1,6 यानी 2 जगह फॉस्फेट समूह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 कार्बन पर फॉस्फेट समूह लगा हुआ है। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में बदल रहा है, आगे हम देख रहे हैं। ये एक तो हमने ले लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 अणु, 2 अणु तो किसके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। 2 अणु आ रहे हैं हमारे किसके, 3PGAL के, या इसको हम बोल सकते हैं G3P के। तो यहाँ हमारे 4 अणु काम आ गए, यहाँ हमारे 2 अणु काम आ गए, 2 अणु हमारे यहाँ काम आ गए, 4, 2 6 और 2 8 काम आ रहे हैं। यानी कि अब 8वें 2 अणु यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो 2 अणु इसके और 2 अणु हमारे इसके मिलकर के क्या बनाते हैं, 2 यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक का नाम है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और दूसरे अणु का नाम है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। और हम ये देख रहे हैं दोनों ही, ये 4 कार्बन वाला यौगिक है। ये कितना यौगिक, कौन सा वाला यौगिक है, 4 कार्बन वाला, और ये वाला है हमारा 5 कार्बन वाला। तो इधर हम देख रहे हैं ये कितना है, 6 कार्बन वाला, और ये कितना है, 3 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन इधर हो गए, 3 कार्बन इधर हो गए, 9 कार्बन वाले यौगिक टूट करके किस में बदल जाते हैं, एक 4 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है और एक 5 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है। 5 कार्बन वाले यौगिक का नाम है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, इधर है हमारा नाम इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो इस तरह से इन दोनों के 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है वो हम यहाँ देखेंगे, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके बाद में जब हमारे जो ये वाले जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बन के निर्माण हो गया, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट तैयार हो गया, तो अभी हमने इसको तो यहीं छोड़ दिया। अब हम ले रहे हैं इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसके 2 अणु, और यहाँ हमारे जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जो 2 अणु बचे हुए थे, 2 तो यहाँ काम आ गए थे 4 में से, 2 और बच गए थे। तो इसके 2 अणु और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 अणु ये मिलकर के एक यौगिक बना रहे हैं सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये 7 कार्बन वाला यौगिक है। 7 कार्बन वाला यौगिक कैसे आया, 3 कार्बन वाला तो हमें ये दिख रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, और 4 कार्बन वाला हमारा कौन सा है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये दोनों मिल गए और दोनों मिलकर के क्या बना लिया इन्होंने, एक सीडोहेप्टुलोज यानी 7 कार्बन वाला यौगिक का निर्माण किया, सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट यहाँ पर है और एक फॉस्फेट यहाँ पर है, ठीक है। और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के उपस्थिति में। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के 4 अणु काम आ गए, और जबकि 4 अणु किससे बने थे, इससे 2 इसके अणु काम आ गए, 2 इसके आ गए, तो 4 और 2 6 और 2 8 अणु इसके काम आ चुके हैं, किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के काम आ चुके। अब कितने रह गए, 2 रह गए शेष। अब इसके जो 2 अणु हैं वो हम ले लेंगे, इसके जो 2 अणु हैं वो यहाँ पर काम आएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसको देखेंगे सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। अगले स्टेप में अभी किसी से क्रिया नहीं, ओनली जल के साथ मिलेगा, और जल के साथ अणुओं का क्या बनाएगा, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। यानी इसका फॉस्फेट अणु एक साइड से हट करके जल के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, फॉस्फोरिक अम्ल बना लेता है, और ये कहलाता है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ में जो हमारे ये 2 अणु शेष बच गए थे, ये यहाँ पर काम आ जाते हैं, किसके साथ मिलते हैं, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ में, और क्या बनाते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, और साथ में किसका निर्माण करते हैं, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का। 2 अणुओं का, 2 यौगिकों का निर्माण करते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट का और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 7 कार्बन वाला था ये, और 2 अणु आए हमारे 3 कार्बन वाले, तो कितने हो गए, 10 हो गए, 7 और 3 10 कार्बन हो गए टोटल। 10 कार्बन में से 5 कार्बन वाला ये बन गया और 5 कार्बन वाला ही ये बन गया। तो कौन कौन सी चीज़ बन गई हमारे, 2 अणु बन गए राइबोज 5 फॉस्फेट के, 2 अणु बन गए जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, किसकी सहायता से, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और 2 अणु हमारे इस G3P के मिलकर के इन्होंने इन 2 अणुओं का, 2 यौगिकों का निर्माण किया, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं इधर राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु हैं,
2 अणु हैं हमारे जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के, और 2 अणु हमारे यहाँ पर बच गए जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के, बाकी सारे काम आ चुके हैं। ये जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु भी यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे, किस में चेंज हो जाएंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ये भी बदल जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और ये भी बदल जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो 2 अणु इनसे राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन रहे हैं, 2 अणु इनसे राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन रहे हैं, और 2 अणु जाइलोलोज 5 फॉस्फेट से इनका निर्माण। तो इस तरह से 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अणुओं का निर्माण हो जाता है। और ये किस लिए बने हैं, क्योंकि ये हमारे केल्विन साइकिल को क्या करेंगे, चालू किसकी उपस्थिति में हुए, ये हमारे फॉस्फेटेज एंजाइम की, किसकी उपस्थिति में हुए, फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज, किसकी उपस्थिति में, फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज की उपस्थिति में हुए। यहाँ पर जो हमारा काम आएगा एंजाइम वो आएगा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम काम आएगा, इस जगह पर हमारा काम आ रहा है फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो एंजाइम्स हैं यहाँ पर हम फिट करेंगे इनको फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर वाला। याद करने की वजह से मैंने एक साइड में लिख दिया, यहाँ पर सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको कहाँ रखा है, अलग रखा है। तो इस तरह से पुनरुत्पादन हो गया। पुनरुत्पादन किसका हुआ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 6 अणुओं का पुनरुत्पादन हो गया। बाद में फिर ये अगला हमारा कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप फिर से चालू हो जाएगा, और 6 अणु वापस कार्बन में, पहले ये इसमें बदलेगा, यहाँ से वापस 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के काम आएंगे, और ये केल्विन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, राइबोलोज 5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला यौगिक है। तो इस तरह से हमारा केल्विन साइकिल पूरा हुआ। हम लोगों ने यहाँ देखा कि केल्विन साइकिल में हमारे 3 स्टेप थे। कार्बोक्सिलीकरण हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन का। और ये जो स्टेप है हमारा रिडक्शन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर NADPH की सहायता से इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। और ये वाला जो स्टेप है हमारा क्या कहलाएगा, रीजनरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 अणुओं का राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 6 अणुओं का फिर से उत्पादन हो रहा है, जो कि पहले काम आ चुके थे, और उनका वापस में पुनरुत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से हमारी केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, और इस केल्विन साइकिल के माध्यम से हमने अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूरा मार्ग देखा है, ये किस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक सुक्रोज वाला स्टेप और बताना चाह रहे हैं कि जो 2 अणु हैं इनसे सुक्रोज का निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 2 अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे 3PGA के क्या हैं यहाँ पर 2 अणु हैं, तो 2 अणु में से एक अणु जो होता है उसका क्या बन जाता है, DHAP में बदल जाता है। इसका एक अणु किस में बदल जाएगा, DHAP में। जैसे यहाँ पर इसका DHAP में बदल गया था, फिर एक DHAP का अणु और दूसरा PGAL का अणु, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, और दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, वापस वही स्टेप आ जाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाता है। इससे क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हमारे कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और इससे फिर बनता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे निर्माण होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के एक अणु का। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 3PGAL के 2 अणु हमारे यहाँ काम आ गए, और उनसे किसका निर्माण हुआ, सुक्रोज। ग्लूकोज आगे किस में बदल जाता है, मंड में बदल जाता है, यानी शर्करा में बदल जाता है। इसका एक अणु का चेंज हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का एक अणु और 3PGAL का एक अणु आपस में मिलकर के क्या बनाया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना लिया। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किस एंजाइम के पास, फॉस्फेटेज एंजाइम के पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाता है, ग्लूकोज का निर्माण। तो इस तरह से इन 2 अणुओं से ग्लूकोज का शर्करा का निर्माण होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से एक तरह से क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। तो हमारा ये पूरा अप्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हमने 3 विधियां बताई हैं, एक C3 साइकिल बताया है, एक C4 साइकिल बताया है, और एक बताया हमने कैम। ठीक है, C3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला हमारा जब टॉपिक आएगा या अगला हमारा जब लेसन होगा तो हम C4 साइकिल बताएंगे आपको, और C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हमारा जो कैम साइकिल है वो भी हम
बात करेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।